सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस और हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक चल रहा था। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमें यहाँ से देखना है सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि ये लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सिंपल फूड में से एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनको इस बात की ज़रूरत है कि जो सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है वो बना रहे, यानी जितने भी ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत है वो मिलता रहे। क्योंकि बिना ऑक्सीजन की मदद से ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे। हमने देखा था जो प्लांट्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर्स होते हैं, ठीक है, उसके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी गैस अंदर और बाहर जाती है। एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी सेल्स के बीच में आप देखोगे जो प्लांट का हमने क्रॉस सेक्शन देखा था लीफ का, उसमें देखा था कि वहाँ एयर स्पेसेस होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये डायग्राम हमने देखा था क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो यहाँ देख सकते हो ये एयर स्पेसेस हैं, ठीक है, ये खाली जगह इस तरह से एयर स्पेसेस हैं, यहाँ पर है, ये है पूरा, ठीक है, ये एयर स्पेसेस हैं। एयर यहाँ पर चली जाती है। इससे होता क्या है कि सारे सेल वो एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। जैसे इस सेल को एयर चाहिए वो मिल जाएगी, इसको चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगी, इधर मिल जाएगी, इधर मिल जाएगी। तो स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती है एयर के लिए, जिससे सारे सेल जो है वो एयर के कांटेक्ट में आ सकें। ठीक है, इंश्योर्स दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर। तो इससे ये होता है कि जो सारे भी सेल हैं वो एयर के कांटेक्ट में रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के जरिए एक्सचेंज होता है, यानी प्लांट के अंदर और बाहर जो ये जाते हैं CO2 और ऑक्सीजन वो डिफ्यूज़न के ज़रिए जाते हैं। कैसे? मान लो प्लांट में ये स्टोमेटा पोर है, ठीक है, अब प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी प्लांट के अंदर ऑक्सीजन कम है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, सिर्फ कंसनट्रेशन की कमी की वजह से कि बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो उधर चला जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या हो गई? अंदर चली गई। ठीक है, इसी तरीके से मान लो प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बाहर निकालनी है, एटमॉस्फेयर में उसके कंपैरिजन में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली यहाँ से होल से बाहर निकल जाएगी। ये होता है आपका डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इसके ज़रिए से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, अंदर बाहर होती है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम। तो वो सेल के अंदर चली जाती हैं या वहाँ से बाहर निकल आती हैं और एयर में पहुँच जाती हैं। ठीक है, अब जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन है, यानी किधर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी या बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी या बाहर जाएगी, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। और इस पे भी डिपेंड करता है कि प्लांट को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंट कैसी कंडीशन है वो भी हम देखते हैं। जैसे अगर हम रात की बात करें कि रात के टाइम में क्या होता है, जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन भी मेजर एक्सचेंज। चलिए इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझाता हूँ, फिर यहाँ हम इसकी बात कर लेंगे। पहले हम यहाँ दिन की बात कर लेते हैं, ठीक है, डे की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, दिन में क्या होगा, दिन में फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि सनलाइट भी इसको मिल रही है। तो यहाँ पर होगा क्या, फोटोसिंथेसिस, से हम P से डिनोट कर देते हैं कि फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम पूरा इक्वेशन आपको दिखा चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट के अंदर जाएगी फोटोसिंथेसिस के टाइम। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या बनता है, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन निकल गई। अब क्या होगा, देखो प्लांट को भी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वरना वो हरे भरे नहीं रह पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर जो आपके फ्रूट्स हो गए या फ्लावर्स हो गए वो नहीं ग्रो हो पाएगा। ठीक है, थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्लांट्स को कहीं भागना दौड़ना नहीं होता। तो एक और प्रोसेस क्या होगा, रेस्पिरेशन वाला, यानी एनर्जी निकालने वाला प्रोसेस भी होगा। इसके लिए क्या होता है, किस चीज़ ज़रूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखो फोटोसिंथेसिस में हमारा ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में निकल रहा है और रेस्पिरेशन में इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो भैया बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है, ये अपना वाला जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकल रहा है ना वही यहाँ पर इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ चला गया, कुछ थोड़ा सा ऑक्सीजन चला गया क्योंकि रेस्पिरेशन में थोड़ी सी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब रेस्पिरेशन से निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकला, लेकिन फोटोसिंथेसिस में देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, तो एटमॉस्फेयर में भेजने से अच्छा इसको यहीं पर भेज दो। ठीक है, यहीं पर भेज दो ताकि फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल हो जाए। तो ये हो गया दिन का। अब हम देख लेते हैं रात का। ठीक है,
नाइट में क्या होगा, नाइट में देखो सनलाइट है नहीं, यानी फोटोसिंथेसिस तो अब होनी नहीं है। ले दे के सिर्फ एक ही काम होगा एनर्जी बनाने वाला, रेस्पिरेशन वाला। रेस्पिरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लो इसको मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकलेगा, बाहर निकल गया। ठीक है, दोनों चीज़ समझ गए। अब ज़रा देखो दिन वाले केस में क्या हो रहा है, क्या चीज़ एटमॉस्फेयर में बाहर निकल रही है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों तरफ से प्लांट के अंदर ही जा रहा है, बाहर निकलने वाली चीज़ ऑक्सीजन है। थोड़ा सा निकल के रेस्पिरेशन में भले इस्तेमाल हो गई, लेकिन ओवरऑल जो निकलने वाली चीज़ है एटमॉस्फेयर में जाने वाली वो ऑक्सीजन है। ठीक है, रेस्पिरेशन में देखो ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो ले दे के सिर्फ एक ही चीज़ बाहर निकल रही है, वो है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ यही चीज़ लिखी है कि रात के टाइम में क्या हो रहा है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, ये नाइट के केस में हम देख रहे थे, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ये सबसे बड़ा काम हो रहा है, सबसे बड़ी एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, लेकिन दिन के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो जा रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो कहाँ इस्तेमाल हो गया, फोटोसिंथेसिस में। इसी तरीके से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि जो निकल रही है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जा रही है। अब जो ऑक्सीजन है उसका रिलीज, ये बड़ा इवेंट हो रहा है इस टाइम, यानी ज़्यादातर क्या चीज़ निकल रही है, मेनली क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए, दिन में जो निकलेगा मेन चीज़ वो ऑक्सीजन है, यानी दिन में ऑक्सीजन निकलेगा और रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब जो एनिमल्स हैं उनके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स बने होते हैं, जिसके ज़रिए से वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेकर अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, अब हर जगह से तो ऑक्सीजन जाती नहीं है, ऑक्सीजन एक ही जगह से जाएगी ना। जैसे हम बात करें तो हमारे में क्या होता है, या माउथ से या नाक से, ये दोनों जाकर एक ही जगह मिल जाती है और वो लंग्स में चली जाती है। तो ऑक्सीजन लेने वाला जो सिस्टम है वो किसी एक जगह से होगा। इसी तरीके से जब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगा, एनर्जी निकल जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे बाहर निकालना है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। अब जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन की, कहाँ से, जो एटमॉस्फेयर में है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके अंदर 21% ऑक्सीजन है। तो एयर जब ले जाते हैं तो ऑक्सीजन चली जाती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है उन एनिमल्स का जो ज़मीन पर रहते हैं। लेकिन वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे लेंगे, वो तो एटमॉस्फेयर के यानी हवा के कांटेक्ट में है नहीं, वो तो पानी के अंदर है। तो वो जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व होती है, पानी के अंदर जो मिक्स वाली ऑक्सीजन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके एक्वेटिक एनिमल है, जो पानी में रहने वाले हैं, वो ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर उसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम एक्टिविटी 6.6 करते हैं। इसमें क्या करना है, किसी एक्वेरियम के अंदर आपको फ़िश को ऑब्जर्व करना है। आप देखोगे फ़िश का जो माउथ है वो ओपन होगा और क्लोज होगा, यानी खुलेगा और बंद होगा। और जो गिल स्लिट्स हैं या आपका जो ओपरकुलम है जो गिल स्लिट्स को कवर करता है, मैं इमेज में दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो फ़िश की इमेज है और ये फ़िश का माउथ है और यहाँ पर ये आप देख सकते हो इस तरह से ये इसकी गिल्स हैं। ठीक है, गिल स्लिट्स से हम कह सकते हैं। तो इसके माउथ से यहाँ से वाटर जाता है और इस गिल स्लिट से यहाँ से पास होके बाहर निकल जाता है। ठीक है, पहले माउथ ओपन होगा, पानी माउथ के अंदर जाएगा, फिर इसका माउथ क्लोज हो जाएगा और उसके बाद ये गिल स्लिट्स ओपन हो जाएंगी, यहाँ से पानी निकल जाएगा। इस तरह से अल्टरनेट वे में पहले मुंह खुलेगा, फिर उसके बाद गिल स्लिट्स ओपन होगी, इस तरह से चलेगा। अब इन गिल स्लिट्स को और थोड़ा बड़ा करके इस डायग्राम में दिखाया गया, आप देख सकते हो। और इससे होता क्या है, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। कैसे एब्जॉर्ब हो जाती है, ये जो गिल स्लिट्स है, अगर आप इसको और जूम करके इस हिस्से को देखोगे और बड़ा करके, तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ब्लड वेन्स का जो है एक छत्ते की तरह से होता है, जैसे आप देख सकते हो। इसी के अंदर आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये जो गिल स्लिट्स आपको शो कर रहा है ये ऐसे ओपन नहीं होती, खुली नहीं होती। इसके ऊपर एक कवर होता है जिसे ओपरकुलम कहते हैं हम, वो लगा होता है इस तरह से, एक तरह से कह सकते हो उसे प्रोटेक्ट करता है। वो ओपन होता है तो उसी के साथ आपकी जो गिल स्लिट्स हैं वो भी ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको जो फिश का माउथ है वो ओपन होगा, क्लोज होगा। इसी तरह जो गिल स्लिट्स हैं जो कि फिश की आँख के पीछे होती हैं वो भी ओपन और क्लोज होती हैं। अब यहाँ आपसे ही पूछ रहा है कि जो टाइमिंग है ओपनिंग की और क्लोजिंग की, यानी खुलने और बंद होने की, माउथ की बात कर लें और गिल स्लिट्स की बात कर लें, क्या कोऑर्डिनेटेड होती हैं किसी मैनर में, यानी कोई इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, किसी सिस्टम के हिसाब से होती हैं? तो हाँ, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। वो ये कि अल्टरनेट वे में ओपन और क्लोज होंगी। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, पहले माउथ ओपन होगा, वाटर अंदर जाएगा, फिर माउथ बंद हो जाएगा।
तो जैसे ही बंद होगा वैसे ही गिल स्लिट्स ओपन हो जाएंगी, वहाँ से वाटर पास हो जाएगा। जैसे ही वाटर निकल जाएगा फिर इनकी जो गिल स्लिट्स है वो बंद हो जाएगी और फिर माउथ ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अल्टरनेट वेज में। तो एक तरह से कोऑर्डिनेशन होता है इनके बीच में। अब आपको क्या करना है, काउंट करना है कि जो फिश है वो कितनी बार अपना जो माउथ है वो ओपन और क्लोज करती है। 1 मिनट में आपको बताना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो 1 मिनट में 90 से लेके 100 टाइम्स तक ये ओपन और क्लोज होती हैं। आगे कह रहा है आपको कंपेयर करना है ये जो नंबर आपका आया है, नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। आप अपना काउंट करो कि आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो। ठीक है, कितनी बार सांस लेते हो। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज 12 से लेके 20 टाइम्स 1 मिनट के अंदर हम सांस लेते हैं, यानी मुंह खोलते हैं सांस लेने के लिए। तो अगर फिश से कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम है ह्यूमंस का, फिश का काफ़ी ज़्यादा है। अब जो अमाउंट होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का, यानी वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वही फिश यूज़ करती हैं, तो इसका जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है अगर हम कंपेयर करें उस ऑक्सीजन का जो एयर के अंदर प्रेजेंट है। कितना होता है अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो वाटर के अंदर 9 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 9 मिलीग्राम सिर्फ ऑक्सीजन होती है। वहीं एयर की बात करें तो एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, यानी अगर 1 लीटर एयर है तो उसके अंदर 210 मिलीलीटर ऑक्सीजन होगी। तो देख सकते हो कि वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो काफ़ी कम है और एयर के अंदर तो अच्छी खासी रहती है। इसीलिए जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ज़्यादा फास्ट होता है अगर हम उसे कंपेयर करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का, यानी जो ज़मीन पर रहते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वहाँ से जो ऑक्सीजन लेते हैं, उनसे हम कंपेयर करें तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पानी में रहने वाले हैं, वो ज़्यादा तेज़ सांस लेते हैं क्योंकि एक बार में बहुत कम ऑक्सीजन उनको मिल पाती है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी बार बार सांस लेते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ब्रीदिंग का रेट है वो फास्ट क्यों होता है। फास्ट इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर वो काफ़ी कम होती है उस ऑक्सीजन से जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फिश क्या करती हैं, जो वाटर होता है वो माउथ से लेती हैं और फोर्स करती हैं कि वो पास हो जाए गिल से। फोर्स कैसे कर सकती है भाई, मुंह बंद हो जाएगा तो पानी निकलने का और कोई रास्ता बचा नहीं, वही गिल से ही जाना है, तो इस तरह से वो गिल से बाहर निकल जाती है, वरना मुंह खुला रहेगा तो मुंह से निकल जाएगी। और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो ब्लड ले लेता है। मैंने दिखाया था कि कैसे लिया जाता है। जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब जो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स करते हैं। ठीक है, जैसे हमने फिश में देखा कि जो गिल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन। इस तरीके से ह्यूमंस की बात करें तो हमारे यहाँ लंग्स में जाता है, फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसी तरह जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनका ऑर्गन जो होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए वो भी अलग होता है। अब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, किसी भी एनिमल्स की हम बात कर लें जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये जो ऑर्गन होता है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने वाला होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया जो कि ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में जो सरफेस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इसको हम अभी आगे देखेंगे, जब ह्यूमंस वाला पढ़ेंगे तो ये बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाता है। ऐसे समझ लो कि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा एरिया उसको मिल गया है। ठीक है, इसीलिए जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में सरफेस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वो इसी सरफेस से होना है, यानी इसी सरफेस के जरिए ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जानी है और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी है। ठीक है, तो एक्सचेंज होना है इसी सरफेस से। तो ये सोचो अगर बहुत ज़्यादा मोटी सरफेस हो जाएगी तो ऑक्सीजन उसे पेनिट्रेट करके उससे पास होते हुए कैसे निकल पाएगी। इसीलिए जो सरफेस होती है वो बहुत ही फाइन होती है। ठीक है, यानी बहुत ही पतली होती है एंड डेलिकेट। डेलिकेट मतलब नाजुक। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पतली होगी तो सीधी सी बात है वो कितनी नाजुक होगी। ठीक है, तो ये सरफेस से डायरेक्ट इससे पास होना है ऑक्सीजन को, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड को भी पास होना है, इसीलिए बहुत पतली होती है ताकि आसानी से गैस इसके थ्रू पेनिट्रेट करते हुए पास हो जाए। इसलिए पतली होती है और नाजुक भी होती है, तो इसमें डैमेज भी हो सकता है। कोई भी चोट वगैरह लग गई तो पता चला डैमेज हो गया। इसलिए सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो सरफेस होती है वो कहाँ होती है, बॉडी के अंदर होती है। तो बॉडी के अंदर रहेगी तो बची रहेगी। इसीलिए एक पैसेज होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए जो एयर को इस एरिया तक पहुंचा सके। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमने बात किया कि वो सरफेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है और डेलिकेट है, यानी बहुत पतली है और बारीक है, इसलिए वो बॉडी के अंदर है। अब बॉडी के अंदर है तो बॉडी के अंदर वाला जो हिस्सा है वो डायरेक्ट
एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है नहीं, इसलिए एक रास्ता ऐसा होना चाहिए जहाँ से होते हुए बॉडी के बाहर से जो एयर है वो उस सरफेस तक पहुँच सके, ताकि वहाँ से फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके और जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी रास्ते से बाहर होकर निकल जाए। इसके अलावा एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। तो एयर को अंदर पहुंचाने के लिए और फिर उसे बाहर निकालने के लिए एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम होना चाहिए। और ये सिस्टम की जो डिटेल है वो हम आगे अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हम वहाँ ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एक तरह से इंट्रोडक्शन की बात थी तो बहुत से पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जब हम ह्यूमंस का पढ़ेंगे तो वहाँ ये बात आपको समझ में आएगी कि क्या चीज़ें ये बात हो रही हैं। ओके, तो यहाँ अगर हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको और वीडियोज़ इसी चैप्टर की या और किसी चैप्टर की या किसी और सब्जेक्ट की देखनी है तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी उसकी बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।